नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सीएसआर की क्या एप्लीकेबिलिटी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और कितना हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है अगर किसी कंपनी पर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर उसने सीएसआर एप्लीकेबल है, अगर एक्सपेंडिचर नहीं किया, स्पेंड नहीं किया साल के अंदर, या फिर एक्सेस में स्पेंड कर दिया, तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और फेलियर के केस में कितनी पेनल्टी कंपनी पर लगाई जा सकती है। इस वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। तो हर कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का रहेगा ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। मतलब अगर ये क्राइटेरिया फिल करता है 500 करोड़ का नेटवर्थ, टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ का और नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा रहेगा, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी रहेगी कंपनी को, जिसके अंदर 3 या उससे ज़्यादा जो है बोर्ड के डायरेक्टर्स रहेंगे, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें रहना चाहिए। तो ये है एप्लीकेबिलिटी सीएसआर की। अब बात करते हैं कि हमें कितना पैसा खर्च करना है सीएसआर के अंदर। तो सेक्शन 135 सीएसआर की बात करता है। तो सीएसआर की जो स्पेंडिंग कितनी करनी है, सबसेक्शन 5 इसकी बात करता है फ्रेंड्स। तो सबसेक्शन 5 में कहता है द बोर्ड ऑफ द एवरी कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 135(1). 135(1) क्या है? एप्लीकेबिलिटी। अगर 135(1) मतलब कंपनी के ऊपर आपका सीएसआर एप्लीकेबल होता है तो कितना स्पेंड करना है आपको, अमाउंट स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर में कितना स्पेंड करना है, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। जो भी आपका एवरेज नेट प्रॉफिट होगा, जो कि सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट निकाला जाएगा, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। और एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको हर साल खर्च करना रहता है। किसमें? सीएसआर में। अगर कोई कंपनी को 3 साल हुए ही नहीं तो उस केस में क्या रहेगा? ड्यूरिंग सच इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से आप सीएसआर में स्पेंडिंग कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी को 3 साल नहीं हुए हैं। अच्छा, आपको खर्च कहाँ पे करना है? तो प्रेफरेंस जो है कंपनी जो उसका लोकल एरिया होगा, जहाँ पर वो ऑपरेट करती है, जहाँ पर वो काम करती है, उसको प्रायोरिटी देगा, वहाँ पर वो सीएसआर स्पेंडिंग करेगा फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टू डू इन केस ऑफ फेलियर टू स्पेंड द सीएसआर अमाउंट। मतलब अगर सीएसआर का अमाउंट बनता था, सीएसआर का 2% का जो भी अमाउंट निकल के आया वो स्पेंड नहीं कर पाई कंपनी, तो उस केस में क्या होगा? अगर स्पेंड नहीं करती है तो कंपनी को जो है बोर्ड रिपोर्ट, जो कि अंडर सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि हमने सीएसआर का अमाउंट क्यों खर्च नहीं किया। स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट एंड, और क्या करना पड़ेगा आपको? अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। जो कोई ऑनगोइंग अगर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको छोड़कर अगर आपका अनस्पेंड अमाउंट रह जाता है तो ट्रांसफर सच अनस्पेंड अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। जो शेड्यूल 7 इसके अंदर कुछ फंड्स के नाम दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उन फंड में आपको वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपका 23-24 का अगर मान लो फंड है, आप 23-24 तक नहीं कर पाए, 2024 31 मार्च 2024 तक आप खर्च नहीं कर पाए, विद इन 6 मंथ आपको शेड्यूल 7 में जितने भी फंड हैं, जैसे पीएम केयर फंड हो गया, शेड्यूल 7 में जो भी लिस्ट नाम लिया होगा वहां पर ये ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट कैन कंपनी डू इन केस ऑफ एक्सेस स्पेंडिंग फॉर द सीएसआर। क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मान लो एक्सेस में आपने स्पेंड कर दिया सीएसआर का अमाउंट? अगर कंपनी एक्सेस में कर देती है तो सच कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर सबसेक्शन फॉर द इमीडिएट सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगले 3 सालों तक उसको उस अमाउंट को वो सेट ऑफ कर सकती है फ्रेंड्स, अगर एक्सेस में आपने खर्च कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन केस ऑफ एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट
व्हाट विल बी डन फॉर द अनस्पेंड अमाउंट। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है आपका जो कि 2 साल 3 साल तक आपका चलने वाला है, तो सब सेक्शन 6 जो है ऑफ 135 क्या कहता है, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड परसुएंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी शैल ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट टू अ स्पेशल अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट में वो इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी, किसी भी शेड्यूल बैंक में वो होगा, और उस अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो 23-24 का अगर अमाउंट है, जैसे ही 31 मार्च आएगी उसके बाद 1 महीने का टाइम, मतलब अप्रैल के महीने में आपको वो अमाउंट ट्रांसफर कर देना है अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर। एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। जो भी उसकी पॉलिसी में लिखा है कि भाई कैसे इसको खर्च करना है, वो विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको वो पैसा खर्च कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। फेलिंग विच, अगर फेल हो जाते हो तो इन दैट केस ऑल्सो कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में भी जो भी फंड स्पेसिफाई किए गए हैं वहां पर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। मतलब तीसरा फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके 30 दिन में आपको ट्रांसफर करने हैं। जो ऊपर था सबसेक्शन 5 था, वहां पर आपको 6 मंथ का टाइम था कि 6 मंथ में आप स्पेसिफाइड जो फंड है शेड्यूल 7 के अंदर उसमें ट्रांसफर करना है। बट यहाँ पर 3rd फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज के अंदर आपको अमाउंट अनस्पेंड अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देना है अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला आपका CSR एक्टिविटी है तो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट विल बी द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टिंग इन कंप्लायंस। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर था सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6। अगर उसमें अगर आप अमाउंट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, नहीं CSR कंप्लीट कर पा रहे हो, स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कॉन्सिक्वेंसीज होगी आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है और आपको अमाउंट को ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, सबसेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर कंपनी नहीं कर पा रही है कंप्लायंस तो कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर। जितना अमाउंट ट्रांसफर करना था उसका ट्वाइस या फिर 1 करोड़ रुपीज, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा इतना पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई जाएगी। मान लो सपोज 100 रुपये उसको ट्रांसफर करना था, 100 रुपये वो अनस्पेंड रह गया, तो 100 रुपये का दुगुना 200 रुपये या फिर 1 करोड़ रुपीज़, विच एवर इज लेस, इतना अमाउंट का कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है उसको भी पेनल्टी लगाई जाएगी 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब जितना भी अमाउंट था, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 करना था, 100 का 10% तो कितना हो गया, 10 रुपये का जो पेनल्टी है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था CSR की एप्लीकेबिलिटी, कितना हमें अमाउंट स्पेंड करना है और कितना अमाउंट अगर स्पेंड नहीं किया तो ट्रांसफ़र कर देना है, और कितनी हमें पेनल्टी लग सकती है अगर हमें CSR की एप्लीकेबिलिटी रहती है और हम कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपके अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई एडिशन हो, कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।